तो जो पहुंच गए हैं उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? उनकी जानकारी ऐसे मिलेगी कि आर्थिक आंकड़े जारी हो जाएं, उसके लिए जातिगत गणना हो जाए, तो पता लग जाए कि कौन आदमी, कौन समाज कितना आगे बढ़ गया है। फिर जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक आंकड़े आ जाएंगे तो फिर उसका विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन मोहन भागवत जी को बताना पड़ेगा कि क्या आर्थिक समानता से सोशल स्टेटस बदल सकता है क्या? जो सामाजिक भेदभाव है, जो आजादी के अब तक भी चल रहा, आजादी के बाद अब तक चल रहा, क्या इसको बदला जा सकता है? अगर कोई आदमी पैसे वाला हो गया है तो क्या जाति के आधार पर उसके साथ उत्पीड़न या भेदभाव बंद हो जाएगा क्या? इसका जवाब भी मोहन भागवत जी को, और वो हमें क्यों कह रहे हैं, आपको क्यों कह रहे हैं? उनकी सरकार है, वो ये बात सीधे नरेंद्र मोदी जी को कहें। नरेंद्र मोदी जी इसको जो कैबिनेट में प्रस्ताव लिया है, बिल लिया है, कौन ना कर रहा है? तो फिर हम विपक्ष के लोग या जो भी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं वो उनसे चर्चा कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अन्याय हुआ है सदियों से और जिस विषय पर आज हम लड़ रहे हैं, अब समय आ गया पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आरक्षण जैसे SC ST को मिला है, अब अति पिछड़ी जातियों को भी पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मुल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, सैन, इनको भी, और जो OBC की जातियां, उनको भी विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। मैं आपको ऐसी सैकड़ों जातियां गिनवा दूंगा जिन्होंने विधानसभा लोकसभा का मुंह ही नहीं देखा है। जैसे सैन समाज का एक भी MLA नहीं है, सांसद तो बहुत दूर की बात है। तो जब इनके वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होगा तो फिर कैसे इनके हितों की बात होगी? इसलिए अब हम ये आंदोलन चला रहे हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण मिले, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिले, और ठेकेदारी में भी SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिले। आज से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है, बड़ा लंबा जाएगा। आप मेरी बात क्या? SP रामपुर लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान जो गाय काटते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादी। कौन कह रहे हैं? SP रामपुर। SP रामपुर मैंने सुना नहीं है बयान। कल मेरी उनसे बात हुई थी एक विषय में, जब उनके एक SI जो है अनुसूचित जाति के एक बच्चे को जाति के आधार पर गाली दे रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने उन पर कार्रवाई कर दी है, उनको निलंबित कर दिया है, और मैं पीड़ित परिवार को बुला रहा हूं सर। अगर पीड़ित परिवार FIR दर्ज कराना चाहेगा तो मैं कराऊंगा। ऐसा बयान मैंने सुना नहीं। अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि ये उनका बयान है, सरकार का बयान। सर, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अभी अपने बयान में कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये भी संवाद का एक माध्यम है, और जो जेनजी और जेन अल्फा जो अभी नई पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं अधिक राष्ट्रवादी है। एक जोरदार तमाचा लगा NDA सरकार को, और 2 दिन पहले एक अतुल साहब उनके हैं RSS के, अमोल या अतुल कुछ XYZ कुछ तरह करके है, वो कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट था ये एंटी नेशनल था। कल RSS प्रमुख कह रहे हैं, जो उनके बड़े लीडर हैं, कि ये जो प्रोटेस्ट था सही था जैन जी का। लेकिन पार्लियामेंट में हमने सुना कि जैन जी को BJP के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने, NDA के नेताओं ने बहुत बुरा भला कहा। कोई गटर छाप बता रहा था, कोई एंटी नेशनल बता रहा था, बहुत सब चीजें। देश देख रहा है, देश NDA के नेताओं को माफ नहीं करेगा, मंत्रियों को माफ नहीं करेगा, इनको सबक सिखाएगा। और मुझे तो डर है कि जैन जी इनके घरों का घेराव ना कर दे और ये घर से बाहर भी ना निकल पाए। जितना इन्होंने अपमान किया जैन जी पे, जिस तरह लाठी चलाई, बेटियों को लाठी मारी है, डंडे जो है मारे हैं, आंसू गैस, पैलेट गन, तमाम तरह का जो है उनपे जो अतिक्रमण, उनपे जो अन्याय किया है, देश और का नौजवान भूलेगा नहीं, याद रखना मेरी बात। जो चंदा चोरी का मामला था उसमें अब जो सरकारी आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ। 3400 करोड़ रुपए का ऑडिट दिखा रहे हैं वो लोग, बड़ा घोटाला नहीं हुआ। 3400 करोड़ का ऑडिट दिखा रहे हैं। नहीं, उनके लिए तो बहुत छोटा है सब कुछ, उनके लिए घोटाला भी छोटा है। लेकिन सरकार 6800 यानी कि लगभग 7000 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च कर रही है। इसका जवाब भी उनको आज देना पड़ेगा। मैं मांगूंगा अभी जाके लखनऊ की छाती पे खड़े होकर, यहीं इको गार्डन मांगूंगा जवाब कि 7000 करोड़ में जो पूरा बजट है इनकी सारी सरकारी यूनिवर्सिटियों का, वो भी 7000 करोड़ का नहीं है सालाना, 10 साल का, जितना उन्होंने प्रचार पे खर्च किया है। अगर आप अच्छे काम करो, जनता प्रचार कर देगी। शेखर आजाद ने मायावती को लेकर कहा कि वो दरअसल हम दलितों की सीनियर नेता है, वो बड़ी नेता है, वो काबिल नेता है, और अब जब धीरे धीरे उनका उम्र हो रहा है, धीरे धीरे जो है लोग उनको आराम करने के लिए कह रहे हैं, तब ऐसे वक्त में मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे पर लोग उम्मीद जता रहे हैं, तो इन उम्मीदों पे मैं खड़ा क्यों ना उतरूं, इन उम्मीदों पे मैं पानी कैसे फेर सकता हूं। मतलब एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मायावती, या फिर यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और इधर BSP की पार्टी 27 के चुनाव में भूचाल ला सकती है।
परेशानी खड़ा कर सकती है उन तमाम राजनेताओं के लिए, पार्टियों के लिए जो जिन्हें घमंड है कि भाई हम तो जीतेंगे ही, हमारी सरकार बनेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता। चंदा चोर का हिसाब होगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। उधर उधर अखिलेश यादव के पिताजी को लेकर भी सवाल खड़े करे, गोली चलाने वाले को कौन माफ करेगा। इन लोगों की लड़ाइयों के बीच में जनता के मुद्दे हवा हो चुके हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको भगवा चाहिए, सबको लड़ाई चाहिए, सबको झगड़ा चाहिए, सबको तरह तरह से तमाशागिरी चाहिए, लेकिन लोगों की बात कोई नहीं कर रहा, छात्रों की बात कोई नहीं कर रहा, महिलाओं की बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। देश में बद से बदतर हालात है। यूपी में ही चले जाएं, क्राइम रेट इतना आसमान छू रहा है कि अगर सवाल करेंगे तो नेताओं की पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन वही बात है ना, जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और वो आंकड़े ऐसा ऐसा निकाल के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से, समझ से बाहर। हालांकि सरकारी डेटा है, ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा क्राइम में, अपराध में सबसे आगे है। तो इन मुद्दों पे बात कौन करेगा, सवाल कौन करेगा, हिसाब किताब कौन करेगा। यूपी का चुनाव किस पे होने वाला है? देखिए केशव प्रसाद मौर्य कितनी बेशर्मी से कहते हैं, क्या कहते हैं, मदरसों में आतंकी पढ़ते हैं, मदरसों से आतंकी होते हैं। तो ये उन्होंने बयान दिया, उससे तकलीफ नहीं है, वो तो उनका मकसद है हिंदू मुसलमान करना। इस पर इकरा हसन तमाम लोगों ने बयान भी दिया, इकरा जी सदन के अंदर भी, तमाम जगह पे। तकलीफ इस बात से है कि अभी से ही ये लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा इनका पेट नहीं भरने वाला, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए ये तमाशा करना शुरू कर चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या यूपी का चुनाव ये लोग हिंदू मुसलमान कर कर ही जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। सदन अभी चल रहा था, दर्शकों तो वो देखे होंगे आपने। सर्दी है तो थोड़ा माफी चाहता हूं। तो सवाल यही है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी ने यही कहा कि देखिए हम प्रोटेस्ट को कवर किया, हमने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बच्चों की आवाजें उठाई, छात्रों की आवाज उठाई। और मायावती जी अगर हमारे साथ आती हैं, मायावती जी, तो उसका उनका स्वागत है, उनमें कोई इग्नोर करने की बात नहीं है। तो अगर ये लोग आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तो फिर जो चंद्रशेखर जी और मायावती जी इधर उधर भटक रही हैं, उनके चाहने वाले भटक रहे हैं, वो इकट्ठा हो जाएंगे, और ये दलितों का वोट, उनकी सीट, उनका समीकरण, ये इन हिंदू मुसलमान करने वाले को तकलीफ जरूर देगा। क्योंकि चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, या अखिलेश यादव हों। हालांकि अखिलेश देखिए विपक्ष में है, तो अभी ज्यादा हिंदू मुसलमान ये करेंगे नहीं, लाजमी है कि ये मुद्दों पे ही बात करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम चीजें। लेकिन सरकार का तो काम है, वो हिंदू मुसलमान तो करेगा भाई, उनको तो फायदा होता है, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, या फिर राम मंदिर का मामला हो। किसी भी चीज को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर इन लोगों को घुसेड़ना हर बात है। लेकिन अगर अखिलेश यादव, योगी जी, तमाम लोगों की लड़ाइयों के बीच में चंद्रशेखर आजाद और मायावती की बात बन जाती है, जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, और अगर वो अब सीनियर हो चुके हैं और लोग उनकी जगह पे हमको देख रहे हैं, हमें उम्मीद दे रहे हैं, हमें जिता भी रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है, फिर इसमें तकलीफ क्या है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे लगता है पार्टियों के लिए बेचैनी शुरू हो जाएगी, उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, और इतना आसान नहीं होगा जीतना। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी, कुर्सी हमारे हाथ में, सत्ता हमारे हाथ में। तो चंद्रशेखर आजाद का भी देखिए एक दबदबा रहा है, लोग उनकी उम्मीदों से जुड़ रहे हैं। अभी देखिए उनको सांसद बनाया लोगों ने। बीएसपी की भी एक सीट थी, हालांकि उनका निधन हो गया, चलिए इंतकाल हो गया, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अलविदा कर चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन खड़ा करते हैं और इनका गठबंधन होता है कि नहीं। ओवैसी से भी बातचीत चल रही है। तो खैर चलिए, अब चुनाव में ज्यादा दिन का वक्त पता चला नहीं है, एक दूसरे से नेता मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कौन किसके साथ आएगा और कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल।